कहानी एक भीड़-भाड़ वाले अमेरिकी फुटबॉल स्टेडियम से शुरू होती है, जहां निकी स्पर्जन वीआईपी सेक्शन में अपनी प्रेमिका जेस बैरेट के साथ बैठी है। खेल चल रहा है, लेकिन निकी मैदान पर खिलाड़ियों की तुलना में स्टैंड में लोगों पर अधिक ध्यान दे रही है। वह देखता है कि एक खूबसूरत महिला उठती है और चली जाती है, और उसी पल उसे एक विचार मिलता है। वह जेस से कहता है कि उन्हें इस बात पर एक छोटा सा दांव लगाना चाहिए कि कितने लोग महिला को देखने के लिए अपना सिर घुमाएंगे। जैसे ही वह बाहर निकलती है, पास में ली वोन नाम का एक आदमी यह सुनता है और उनके साथ जुड़ने का फैसला करता है। उनमें से प्रत्येक ने $10 नीचे रखे और गिनना शुरू कर दिया। जब महिला स्टैंड से बाहर निकलती है तो 7 लोग उसकी ओर देखते हैं, और चूंकि जेस ने निकटतम संख्या का अनुमान लगाया है, इसलिए वह जीत जाती है। लिजुआन उसे भुगतान करता है और हंसता है, फिर सुझाव देता है कि वे एक और दांव लगाएं। इस बार दांव इस बात पर है कि कौन सी टीम अगला फाउल करे। जेस का कहना है कि वह फुटबॉल के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, इसलिए वह इससे बाहर रहती है, लेकिन निक्की शामिल हो जाती है और $1000 का दांव लगाती है। जब रेफरी सीटी बजाता है तो निक्की द्वारा भविष्यवाणी की गई टीम पर फाउल को बुलाया जाता है और वह जीत जाता है। लीवान और अधिक उत्साहित हो जाता है और कहता है कि उन्हें अगले $5000 का दांव लगाना चाहिए, इस बार की अगला खिलाड़ी गेंद के साथ दौड़ेगा या उसे पास करेगा। निक्की एक पल के लिए सोचती है और सहमत हो जाती है। लीजुआन अनुमान लगाता है कि खिलाड़ी दौड़ेगा और निक्की कहती है कि वह पास हो जाएगा। जब खेल शुरू होता है तो खिलाड़ी दौड़ता है और निक्की $5000 खो देती है। खेल चलता रहता है, लेकिन निक्की का ध्यान अब पूरी तरह से दांव पर है। लिजुआन का उत्साह बढ़ जाता है क्योंकि निक्की अपने पैसे वापस जीतने के लिए और अधिक दृढ़ हो जाती है। वे प्रत्येक दांव की राशि बढ़ाते हैं, 10,000, 50,000 और 1 लाख, और निक्की हर बार हारती रहती है। जेस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक्की मना कर देती है। वह अधिक निराश और अधिक लापरवाह हो जाता है। अंत में निक्की ने $1 मिलियन का दांव लगाया। विश्वास है कि वह इसे वापस जीत सकता है। वे कार्ड ड्रा के साथ विजेता का फैसला करते हैं। ली युआन ने 5 क्लब खींचे हैं और निक्की 3 दिलों को बदल देती है। वह फिर से हार जाता है। जेस हैरान और अवाक है, जबकि निक्की एक पल के लिए चुपचाप बैठती है, फिर खड़ी हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और वीआईपी सेक्शन से बाहर निकलने लगती है। ली युआन उसके जाते समय उसका मजाक उड़ाता है, उसे बताता है कि जब आप मास्टर को चुनौती देते हैं तो ऐसा ही होता है। इस बार नियम अलग है। ले युआन मैदान पर किसी भी खिलाड़ी को चुनने के लिए एक दूरबीन का उपयोग करेगा और निक्की को उस खिलाड़ी की जर्सी पर संख्या का अनुमान लगाना होगा। यदि निक्की सही अनुमान लगाती है तो वह सब कुछ वापस जीत लेता है। ली युआन को यह मनोरंजक लगता है और वह सहमत हो जाता है। निक्की का कहना है कि वह इस बार अनुमान नहीं लगाएंगे, जेस उसके लिए यह करेगा। जेस चौंक जाती है और मना करने की कोशिश करती है, लेकिन ली युआन का सुरक्षा गार्ड उसे जाने से रोकता है। वह दूरबीन के माध्यम से देखती है, सैकड़ों नंबरों से भरे पूरे क्षेत्र को स्कैन करती है। अंत में वह एक परिचित चेहरे को नोटिस करती है, फरहाद, उनका पुराना दोस्त। 55 नंबर की जर्सी पहने हुए वह एक गहरी सांस लेती है और कहती है 55। लेवान दूरबीन को नीचे करती है, स्तब्ध रह जाती है। संख्या सही है, निक्की जीत जाती है। हर कोई एक पल के लिए चुप है और जेस अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ। निक्की और जेस नकदी के 2 बड़े बैग के साथ स्टेडियम से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे दूर जाते हैं, निक्की जेस को सब कुछ समझाती है। उसे बताता है कि पूरे खेल की योजना पहले से बनाई गई थी। ली युआन एक अमीर आदमी था जो जुए की लत के लिए जाना जाता था, और निक्की ने हफ्तों तक उसका अध्ययन किया था। उन्होंने और उनकी टीम ने संगीत का उपयोग करते हुए ली युआन के दिमाग में 55 नंबर बोया और छोटे दृश्य संकेत। होटल के सुरक्षा गार्ड ने 55 के साथ एक बैज पहना हुआ था। सड़क के संकेतों पर एक ही नंबर दिखाई दिया, और यहाँ तक कि ली वान की कार में बजने वाले गाने ने भी उस संख्या को 100 से अधिक बार दोहराया। उन्होंने उन्हें फरहाद की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें वह जर्सी नंबर पहने हुए थे, ताकि वह तस्वीर उनकी याद में रहे। जब ली युआन को एक नंबर चुनना था तो उसके अवचेतन मन ने स्वचालित रूप से वह चुन लिया जिसे वह पूरे दिन देख रहा था। जेस को इस योजना के बारे में कभी नहीं बताया गया, जिससे उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक और विश्वसनीय हो गई। पूरी चाल पूरी तरह से काम करती थी और निक्की सभी पैसे लेकर चली गई। कहानी कुछ दिन पहले वापस चली जाती है, जिसमें दिखाया गया है कि निक्की और जेस पहली बार कैसे मिले। निक्की एक बिस्तर पर लेटी हुई है और उस पर बंदूक तान दी गई है, जबकि जेस पास में खड़ी है, घबराई हुई और डरी हुई है। लेकिन निक्की शांत और निडर दिखती है। वह बंदूक वाले आदमी से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अगर वह चाहे तो गोली मार सकता है। उस आदमी को पता चलता है कि निक्की कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और चला जाता है। उसके जाने के बाद निक्की जेस को देखती है और उसे बताती है कि उसके पास एक विशेष उपहार है, और अगर वह इसका उपयोग करना सीखती है तो वह एक आरामदायक जीवन जी सकती है। वह बताते हैं कि वह ठग कलाकारों के परिवार से आते हैं। उनके पिता और दादा भी धोखे के उस्ताद थे। जेस उत्सुक हो जाती है और निक्की से उसे सिखाने के लिए कहती है। वह सहमत है बात करते समय। निक्की चुपके से जेस की अंगूठी, फिर उसकी घड़ी और अंत में उसका बटुआ चुरा लेती है। जब उसे पता चलता है कि क्या हुआ है तो वह चकित रह जाती है। निक्की उसे बताती है कि इस काम के लिए उसे केवल कौशल, समय और शैली की आवश्यकता है। कुछ महीने बाद जेस न्यू ऑर्लियंस में फिर से निक्की से मिलता है, जहां वह एक नई टीम बना रहा है।
वह उसे एक छोटी सी नौकरी पर भेजकर उसकी परीक्षा लेता है। जेस एक पर्यटक होने का नाटक करती है जो दिशा निर्देश मांगती है, जबकि उसका साथी लोगों के बैग और जेब से चोरी करता है। जल्द ही जेस पॉकेटमारी की कला सीख लेता है। वह बटुए, लेंस और गहने पूरी सटीकता के साथ लेती है। निकी उसे ऊपर से देखती है, इस बात पर गर्व करती है कि वह कितनी जल्दी सीखती है। वह उसे अपने दम पर काम करने देता है और वह हर प्रयास में सफल होती है। इसके बाद टीम बड़े घोटालों की ओर बढ़ती है। वे नकली एटीएम बनाते हैं जो पिन नंबर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट कार्ड डेटा कॉपी करते हैं और चोरी के कार्ड से खरीदी गई महंगी वस्तुओं को बेचते हैं। वे खेल के दौरान ताश खेलने को पढ़ने के लिए विशेष संपर्क लेंस का भी उपयोग करते हैं। जेस रोमांच का आनंद लेता है, लेकिन अभी भी कानून तोड़ने से घबराता है। एक दिन वह अपनी पसंद के हार पर कोशिश करती है, लेकिन निक्की उसे इसे उतारने के लिए कहती है। वह उसे याद दिलाता है कि चोरी की गई कुछ भी नहीं रखनी चाहिए, सब कुछ बेच देना चाहिए। जेस इस जीवन के नियमों को समझने लगती है। टीम के घोटाले पूरी तरह से काम करते हैं और एक सप्ताह के भीतर वे 1 अंक 2 मिलियन कमाते हैं। वे जश्न मनाते हैं और निक्की सभी को बताती है कि उनके शेयर जल्द ही उनके खातों में भेज दिए जाएंगे। अगले दिन निक्की जेस को स्टेडियम ले जाती है। शुरुआती दृश्य से ही यह प्रदर्शित करने के लिए कि कितनी तेजी से पैसा कमाया जा सकता है। काम पूरा होने के बाद और वे बड़ी जीत हासिल करते हैं। निक्की जेस को $80,000 नकद देती है और अलविदा कहती है। जेस को दुख होता है क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया था, लेकिन निक्की कोई इमोशन नहीं दिखाती है। वह उसका दिल तोड़कर चला जाता है। 3 साल बीत जाते हैं। निक्की अब बड़ी, थकी हुई और पैसे की कमी है। एक दिन वह एक रेस कार टीम के मालिक राफेल गैरिगा से मिलता है। गैरिगा के इंजीनियरों ने एक्सर नामक एक नई तकनीक बनाई है जो दौड़ के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। गैरिगा निक्की को अपने स्वयं के एक चोर के साथ मदद करने के लिए काम पर रखता है। योजना यह है कि निक्की टीम के मुख्य अभियंता के रूप में कार्य करेगी, सबके सामने गैरिगा के साथ लड़ाई करने का नाटक करेगी और फिर प्रतिद्वंद्वी टीमों को एक्सर कार्यक्रम का एक नकली संस्करण बेचेगी। गैरिगा की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करेगी और आसानी से जीत हासिल करेगी। बदले में निक्की को $1 मिलियन मिलेंगे। साथ ही नकली सॉफ्टवेयर बेचने से वह जो भी पैसा कमाएगा। निक्की सहमत है। उस रात एक पार्टी में निक्की एक टक्सीडो पहनती है और अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाती है। लेकिन जब जेस लाल रंग की पोशाक में दिखाई देती है तो सब कुछ बदल जाता है। वह गैरिगा के पास जाती है और उसे गले लगाती है। निक्की जम जाती है। उसने उसे 3 साल से नहीं देखा है। उनकी योजनाबद्ध नकली लड़ाई असली हो जाती है। निक्की एक गिलास वोदका पीती है और अपना आपा खो देती है। सुरक्षा उसे बाहर फेंक देती है, लेकिन उसकी योजना अभी भी काम करती है। एक प्रतिद्वंद्वी टीम के मालिक ने लड़ाई को नोटिस किया और निक्की को अपना व्यवसाय कार्ड दिया। अगली सुबह निक्की उस आदमी से मिलती है और उसे $3 मिलियन में एक्सर कार्यक्रम बेचने की पेशकश करती है। आदमी सिस्टम का परीक्षण करता है और प्रभावित होता है। निक्की ने 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर देने का वादा किया है। निक्की तब गुप्त रूप से वास्तविक एक्सर प्रणाली को कई टीमों को बेचती है, जिनमें से प्रत्येक को लाखों का भुगतान करना पड़ता है। इस बीच जेस फरहाद से मिलती है, जो उसे एक हार देता है, वही जो उसे वर्षों पहले पसंद था, और उसे बताता है कि निक्की अभी भी उससे प्यार करती है। वह झिझकती है, लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ महसूस करती है। जब दौड़ का दिन आता है तो गैरिगा के आदमी को पता चलता है कि निक्की ने नकली के बजाय असली सिस्टम बेच दिया था। वह अपना रेसिंग गियर पहनता है, एक कार में चढ़ जाता है और जानबूझकर निक्की के वाहन से टकरा जाता है। निक्की और जेस को पकड़ लिया जाता है और एक गोदाम में ले जाया जाता है। गैरिगा गुस्से में है। उसे $40 मिलियन का नुकसान हुआ है और वह स्पष्टीकरण की मांग करता है। निक्की चुप रहती है, लेकिन गैरिगा जेस को पकड़ लेती है और उसे बोलने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी हवा काट देती है। निक्की टूट जाती है और सब कुछ समझाती है। उनका कहना है कि जेस को उन्होंने जो हार दिया था उसमें एक छिपी हुई चिप थी, जिसने प्रोग्राम खोलने पर गैरिगा का पासवर्ड चुरा लिया था। डेटा को कॉपी करके निक्की के सिस्टम में भेजा गया। जेस चौंक जाती है, यह महसूस करते हुए कि निक्की ने उसे फिर से इस्तेमाल किया। गैरिगा और उसके आदमी हंसते हैं और इसे झूठ कहते हैं। गैरिगा फिर जेस की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि वह कभी भी उसकी असली प्रेमिका नहीं थी और उसे केवल पैसे की परवाह थी। जेस ने स्वीकार किया कि उसने गैरिगा से प्यार करने का नाटक किया ताकि वह उसकी महंगी घड़ियां चुरा सके। निक्की अपने कबूलनामे से दंग रह जाती है। जैसे ही गैरिगा अधिक उत्तर मांगता है, उसका अंगरक्षक अचानक निक्की के सीने में गोली मार देता है। गैरिगा घबरा जाता है और हत्या के आरोप के डर से भाग जाता है। जेस रोती है क्योंकि निक्की गतिहीन लेटी हुई है, लेकिन फिर अंगरक्षक सच्चाई का खुलासा। वह गैरिगा का आदमी नहीं है, वह निक्की के पिता तुल्य हैं। शॉट की योजना बनाई गई थी। उसने निक्की के दिल के पास निशाना साधा, लेकिन उसे मारने से बच गया। वह जल्दी से घाव को टेप करता है, अतिरिक्त रक्त निकालता है और निक्की को जीवित रखता है। कुछ क्षणों के बाद निक्की अपनी आंखें खोलती है। वे तीनों गोदाम से बाहर निकल जाते हैं। अंगरक्षक नकदी लेता है और गायब हो जाता है, जिससे निक्की और जेस के पास कुछ भी नहीं बचता है। अस्पताल के रास्ते में निक्की को जेस के हाथ में एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। यह गैरिगा की $2 लाख की घड़ी है। एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके पास अभी भी उनके कौशल, उनकी तरकीबें और उनका बंधन है। फिल्म उन दोनों के साथ समाप्त होती है, जो दूर तक चलते हैं, आगे जो कुछ भी आता है उसका सामना करने के लिए तैयार, क्योंकि जब तक उनके पास एक दूसरे और उनके तेज हाथ हैं,
वे हमेशा जीवित रहने का एक रास्ता खोज लेंगे। यदि आपको इस तरह की विस्तृत मूवी व्याख्या पसंद है तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें, सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप अगला ब्रेकडाउन कभी न चूकें।